कि भाई पैसे बचाओ तभी पैसा आपको बचाएगा, लेकिन सेविंग्स करना बहुत लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल वाला काम है। और सेविंग्स के लिए आज हमारी आदत बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे सेविंग्स ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमारा सेविंग्स अकाउंट है, हमारा एफडी है, आरडी है, एक्सेट्रा। तो ये वीडियो आज सेविंग्स के नाम, और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड के बारे में, और हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड के बारे में, और ये समझेंगे कि प्रोविडेंट फंड में पैसे निवेश करना क्यों जरूरी है और कैसे पीएफ ही बुढ़ापे में आपका सहारा बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये पीएफ क्या होता है। पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड। ये मैं आपको बता दूं एक तरह की भविष्य निधि है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में हम जो भी पैसे यूज करने वाले हैं, जो भी एक्सपेंसेस हमारे होने वाले हैं, उसके लिए हम आज से ही सेव करना स्टार्ट कर दें। अब हमारे भारत में जहां कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर rहे हैं, वहीं कई ज्यादा लोग, एटलीस्ट 90% वर्कर्स जो हैं हमारे देश में, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनके पास एक फॉर्मल तरीका नहीं है कि वो अपने पैसे को किसी न किसी तरीके से बचा सके। यानी कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों के बारे में, तो उनके पास दे हैव समथिंग कॉल्ड ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। लेकिन अगर हम उन लोगों की बात करें जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो ये 90% पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन, इनके पास ईपीएफ जैसा ऑप्शन नहीं होता। तो इसी के लिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड अवेलेबल है, जहां आप और हम जैसे लोग, कोई भी लोग पीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है। आज हम पीएफ के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज मे बी हम कमा रहे हैं, लेकिन कल को नहीं पता हमारी ये जो रेगुलर सैलरी है ये आएगी कि नहीं आएगी। क्या पता जो हमारी ये स्ट्रीम ऑफ इनकम है वो कभी किसी दिन बंद हो जाए। तो बस आने वाले फ्यूचर को हम सोशली कैसे सिक्योर कर पाए, इसी विचार से सरकार ने 1951 में लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पीएफ को बनाया है, यानी कि एक प्रोविडेंट फंड बनाया है, जहां से अब हम अपने फ्यूचर को सोशली सिक्योर कर सके और अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर सके। अब ये समझ लेते हैं कि ये जो पीएफ है ये कैसे काम करता है। याद है आपको कि बचपन में कैसे हमारे पास एक मिट्टी का गुल्लक हुआ करता था और हम उसमें 1 पैसा, 2 पैसा, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, जितने भी हमारे पास सेविंग हुआ करती थी वो उस गुल्लक में हम भर देते थे जितना हमारे पास पैसा आता था। तो बस इसी तरह एक गुल्लक सरकार ने भी बनाई है जिसका नाम है पीएफ या फिर प्रोविडेंट फंड। तो पीएफ एक तरह का खाता है, जैसे आज हमारे पास सेविंग्स अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, आरडी अकाउंट होते हैं, उसी तरह एक पीएफ अकाउंट भी होता है। अब मैं आपको बता दूं, पीएफ में जब भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका पैसा आपके बैंक से ये पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा मैं आपको बता दूं, पीएफ हमारे लिए इसलिए बनाई गई है, जैसे कि मैंने कहा, ताकि हम अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर सके और साथ ही सोशली सिक्योर कर सके। अब बुढ़ापे में हमारा कोई सहारा बने ना बने, पीएफ आपका सहारा जरूर बन सकता है। तो ये इस विचारधारा से भी बनाई गई है। तीसरा, अब मैं आपको बता दूं, आजकल बहुत से ऐसे निवेशक हैं जो डेफिनेटली अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं और साथ ही डबल करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे आज निवेशक हैं जो अपने पैसे से रिस्क नहीं लेना चाहते। वो एकदम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को तलाश करते हैं अपने पैसे को सेव करने के लिए। तो पीएफ मैं आपको बता दूं, ये सिक्योर भी है और साथ ही 100% रिस्क फ्री भी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे गारंटीड होता है। आज अगर आप पीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सालों बाद गवर्नमेंट आपका प्रिंसिपल आपको वापस देती है और साथ ही ये प्रॉमिस करती है कि आपको आपके सेविंग्स पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। और चौथा मैं आपको बता दूं, पीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 साल बाद अपने पैसे को निकाल लेंगे या 2 साल बाद अपने पैसे को निकाल लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएफ इस विचारधारा से बनाई गई है, जैसे कि मैंने कहा, ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए सेव कर सके। तो इसीलिए पीएफ जो होता है ये चाहे तो 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए या 60 साल के लिए ऐसे टाइम
फ्रेम के लिए बनाई गई है, ऐसे समय अवधि के लिए बनाई गई है। अब मैं आपको बता दूं कि पीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो दो हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और दूसरा होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है ये सारे ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए बनाई गई है, यानी कि सैलरीड इंडिविजुअल्स जो हैं उनके लिए बनाई गई है, उनके लिए डिजाइन की गई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम पीपीएफ की बात करें, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो ये सारे आम जनता के लिए बनाई गई है। हम जैसे, आपके जैसे, हर सबके जैसे, सारे जो जनरल पब्लिक है हम सबके लिए ये बनाई गई है। तो आज जो भी जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, 90% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए एक मौका ये है कि वो अपने पैसे पीपीएफ में कंट्रीब्यूट करके अपने फ्यूचर को सोशली सिक्योर कर सके, फाइनेंशियली सिक्योर कर सके। तो पीपीएफ इसी के लिए बनाया गया है। तो अब एक एक करके हम डिफरेंस को देख लेते हैं कि अंतर क्या है पीपीएफ में और ईपीएफ में। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि ये ईपीएफ कंपलसरी है, सारे ही जो भी अगर कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए ईपीएफ खाता खोलना कंपलसरी है। वहीं दूसरी ओर अगर हम पीपीएफ की बात करें तो ये कोई कंपल्शन नहीं है और अगर आप चाहें तो अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो ये खाता खोल सकते हैं, इफ नॉट नहीं खोलना है। अब दूसरा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ईपीएफ जो है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर आपके सैलरी का बेसिक 12% के बेसिक सैलरी का जाता है टुवर्ड्स ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। वहीं दूसरी ओर अगर हम पीपीएफ की बात करें तो ये यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 12% का ही सैलरी यहाँ पे देना होगा, क्योंकि ये आम जनता के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास एक रेगुलर सैलरी नहीं है, जिनका शायद बिजनेस भी हो, एक्सेट्रा। तो ऐसे लोगों के लिए पीपीएफ क्या करता है कि ये बोलता है कि आपका जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है एक साल में वो हो सकता है 500 रुपए। तो आप पीपीएफ में 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करना और एक वित्तीय साल में आप 1.5 लाख तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 1.5 लाख तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगला डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट का। अब क्योंकि ईपीएफ में आपके सैलरी का कंट्रीब्यूशन जाता है और साथ ही किसी किसी कंपनीज में ऐसा भी होता है कि आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता हो। तो यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप अपनी सैलरी स्लिप को आज चेक करें तो वहां पे एक सेक्शन आएगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और साथ ही एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड या फिर कंट्रीब्यूशन। तो दोनों का ही 12% ऑफ द बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट किया जाता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट अगर हम ईपीएफ की बात करें तो अभी फिलहाल के लिए आपको ज्यादा मिल रहा है व्हेन कंपेयर टू पीपीएफ, और अभी फिलहाल के लिए आपको मिल रहा है 8.1% का इंटरेस्ट रेट। जनरली अगर हम देखें तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है 8 to 9% के बीच ही रेंज होता है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, हर क्वार्टर सरकार इस इंटरेस्ट रेट को, इस ब्याज को रिवाइज करता है। अगर हम बात करें पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो अभी फिलहाल के लिए आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.1% का। और अगर हम जनरली बात करें तो जनरली इसका इंटरेस्ट रेट होता है एनीवेयर बिटवीन 8 to 9% का। तो मार्केट जैसे फ्लक्चुएट होती है उस हिसाब से गवर्नमेंट भी एवरी क्वार्टर इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज करती रहती है, तो बढ़ाए या तो घटाए। अब मैं आपको बता दूं, ये जो इंटरेस्ट रेट है ईपीएफ में 8.1% और पीपीएफ में 7.1%, ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो ब्याज है, आपके प्रिंसिपल पे ये मैच्योरिटी के बाद मिलता है आपको। अब सवाल ये उठता है कि मैच्योरिटी कब होगी, यानी कि टेन्योर कितने पीरियड का होता है। तो वहीं अगर हम ईपीएफ की बात करें तो इसकी मैच्योरिटी, क्योंकि ये एम्प्लॉयज के लिए बनाई गई है, तो इसकी मैच्योरिटी रखी गई है आफ्टर रिटायरमेंट। जब आप रिटायर हो जाएंगे इसके बाद आपको प्रिंसिपल भी मिल सकता है और साथ ही आपको इस पर ब्याज भी मिलेगा। तो कुल मिला के जितना भी आपका कॉर्पस होता है वो आपको रिटायरमेंट में आपको दे दिया जाएगा। वहीं अगर हम पीपीएफ की बात करें तो क्योंकि ये आम जनता लोगों के लिए है, मतलब कि आज अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आज अगर आप कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि आप एक ड्राइवर हैं, एक मेड हैं, वेजिटेबल वेंडर हैं, सब्जी बेचते हैं, कोई भी जो बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और वो जाके अपना पीपीएफ अकाउंट खुलाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए पीपीएफ का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो रखा गया है 15 साल के लिए। अब मैं आपको बता दूं, ये इतना लंबा
पीरियड इसीलिए रखा गया है ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए, ताकि आप अपने बुढ़ापे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सको। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको सेव करना है, आपको लगता है कि 15 साल बहुत ही कम पीरियड हो गया और आपको अपने रिटायरमेंट के लिए सच में सेव करना है, तो इन दैट केस आप अपने पीपीएफ अकाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। यानी कि अगर आप 15 साल के बाद चाहते हैं कि आप अपने पीपीएफ में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, तो 5-5 साल करके आप नेक्स्ट 5 ईयर्स और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अपना अकाउंट बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आता है अगला सवाल। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यार मुझे 15 साल के लिए या फिर रिटायरमेंट तक के लिए वेट ही नहीं करना है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो वापस ले लें, वो पार्शियल विड्रॉल कर लें उसका। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, अगर हम ईपीएफ की बात करें तो यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल 5 साल के बाद ही आप कर सकते हैं। वहीं अगर हम पीपीएफ की बात करें तो यहाँ भी आप 5 साल के कंट्रीब्यूशन के बाद ही अपना पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, उससे पहले आप कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पार्शियल विड्रॉल है जो आप 5 साल बाद करते हैं, ये कुछ ही कंडीशंस पे आपको अलाउड होगा। अब ये कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस हो सकते हैं, अगर आपको शादी के लिए पैसे चाहिए, मे बी आपको अपने बच्चों की शादी करानी है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए, आपके पास सेविंग्स नहीं है, तो ऐसे केस में आप अपने पीपीएफ या ईपीएफ को तोड़कर अपना पैसा पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है शादी का। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो तो उस केस में भी आप ये मनी विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा हो सकता है अगर आपको अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, आपके पास सेविंग्स नहीं है, आपको अपने बच्चों की फीस भरनी है, तो ऐसे केस में एजुकेशन पर्पस के लिए भी आप अपना पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपने ईपीएफ में या फिर पीपीएफ में कंट्रीब्यूट किया है तो ये पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो ये है कि ईपीएफ की बात करें या फिर पीपीएफ की, दोनों ही डेट लायबल नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ? सपोज करते हैं कि आज आपने कोई लोन लिया हो, किसी भी तरह का लोन हो सकता है, आपको ज़रूरत पड़ी, आपने लोन ले लिया, आपने बैंक ए या बैंक बी से कोई भी लोन ले लिया। अब यहाँ पे बात ये है कि मे बी इन फ्यूचर आप रीपे नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश आप ये जो रीपेमेंट है ये नहीं कर पाते हैं, तो इन दैट केस अब बैंक बोलेगा कि ठीक है, अगर आप मेरा पैसा रीपे नहीं करते हैं तो मैं आपका पीपीएफ या ईपीएफ तोड़कर आपसे पैसे ले लेता हूँ। तब सरकार बोलती है जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी बैंक नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है कि आज अगर आप अपने ईपीएफ में या फिर पीपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये डेट लायबल नहीं होता। अगर आप कोई कर्ज लेते हैं और रिपे नहीं कर पाते तो ऐसे केस में भी बैंक्स आपके ईपीएफ या फिर पीपीएफ अकाउंट को तोड़कर पैसे नहीं ले सकता। इसका मतलब ये है कि आपका फ्यूचर हमेशा से सिक्योर रहेगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो है कि ईपीएफ और पीपीएफ दोनों ही ट्रिपल ई कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अब ये ट्रिपल ई कैटेगरी क्या है? और वो है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट। अब इसका मतलब ये है कि आज जितना भी पैसा आपने ईपीएफ या फिर पीपीएफ में कंट्रीब्यूट किया है वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। दूसरा, अगर जितने भी प्रिंसिपल आपने भरा है, जितना भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स। यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, इस पे कोई टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा। तीसरा एग्जेम्प्ट ये है कि जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो भी प्रिंसिपल आपको मिलता है, जो भी विड्रॉ करते हैं मेच्योरिटी के बाद, ये भी टैक्स फ्री होता है। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की टैक्स आपको नहीं भरनी पड़ेगी। तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली सिक्योर रहेगा और साथ ही इस पे कोई टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा, आपको अपने पॉकेट से कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा। ये हुई ना कमाल की बात, क्योंकि आपको अपने फ्यूचर के लिए सेव करना है। अगला पॉइंट है 1% 1 अकाउंट। अब कई लोग ये सोचते हैं कि मैं चाहे तो बहुत सारे अकाउंट्स खोल लेता हूँ, बहुत सारे नाम के बिहाफ पे मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूँ। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आज आप ईपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो आपका एक ही अकाउंट खुलता है, अगर आप पीपीएफ अकाउंट भी खोलते हैं तब भी आपका एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। तो 1% 1 अकाउंट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ, मान लेते हैं कि मेरी कंपनी आज मुझे पैसे दे रही है, ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रही है, अगले दिन मतलब कुछ सालों बाद मैं कंपनी चेंज कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो ऐसे केस में फिर कौन कंट्रीब्यूट करेगा? तो मुझे दूसरा अकाउंट खुलाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने यूएएन नंबर को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेम यूएएन नंबर को यूज कर सकते हैं और दूसरे कंपनी को बोल सकते हैं कि आप इसमें कंट्रीब्यूट करें। तो 1% 1 अकाउंट।
तो अब हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि ईपीएफ क्या होता है और पीपीएफ क्या होता है। ईपीएफ किसके लिए बनाया गया है, पीपीएफ किसके लिए बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हुए और दो पीएफ अकाउंट्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। अब इन टोटल 4 ऐसे पीएफ अकाउंट्स हैं जो आप खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, थोड़ी कंडीशंस हैं। तो अगले 2 पीएफ अकाउंट हैं उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में जान लेते हैं। अगला अकाउंट है जीपीएफ, यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड। अब जनरल प्रोविडेंट फंड में आपको बता दूं एक तरह का पीपीएफ अकाउंट जैसा ही होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जनरल प्रोविडेंट फंड हर एक व्यक्ति नहीं खोल सकता। ये जीपीएफ अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही खोल सकते हैं। अगर आज आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आप जीपीएफ या फिर जनरल प्रोविडेंट फंड नहीं खोल सकते। यह सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही उपलब्ध है। तो जीपीएफ इस पर्पस के लिए बनाया गया है कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसके पास बहुत सारे स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है। मे बी उसका खेत है, उसका एक ओन घर है, रेंटल इनकम आ जाता है, खेत से इनकम आ जाता है, तो उसके पास एनफ सेविंग्स हैं ऑलरेडी। तो अब वो क्या चाहता है कि अपने सैलरी से और थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं और थोड़ा अपने फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। तो ऐसे केस में जीपीएफ भी बनाया गया है, जहां पे जनरल प्रोविडेंट फंड में सारे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अपने सैलरी का 6% कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक पीपीएफ का ही हिस्सा है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.1% का। तो अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो टिल रिटायरमेंट के बाद आप इसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन इंडिविजुअल्स की जो एक सैलरीड इंडिविजुअल है और वो भी अपने पीएफ अकाउंट में थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना चाहते हैं। तो उनका क्या? तो जैसे कि हमने समझा कि ईपीएफ में आपके सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट होता है इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर इससे ज्यादा किसी को कंट्रीब्यूट करना हो तो वो कहाँ कर सकता है? तो उन लोगों के लिए, उन सारे सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए ऑप्शन है कि वो वीपीएफ या फिर वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये भी एक ऐसा प्रोविडेंट फंड है जहाँ पे आप वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस आपको नहीं मिलती है। तो अगर हम वीपीएफ की बात करें तो ये ईपीएफ जैसा ही कुछ काम करता है और यहाँ पर भी अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने सैलरी का जो 12% है उससे ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आप कर सकते हैं, वो भी टैक्स फ्री ही होता है। तो यहाँ पे जो भी आप अपना इनकम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी सिमिलर है ईपीएफ से, जो है 8.1% का। साथ ही मैं आपको बता दूं जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं आप वीपीएफ में या फिर वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में, ये भी टैक्स फ्री ही होता है। जो इनकम आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं साथ ही जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है दोनों ही टैक्स फ्री होता है। तो जीपीएफ और वीपीएफ पीपीएफ और ईपीएफ जैसा ही कुछ काम करता है, जहां पर अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ कंट्रीब्यूट करना है प्रोविडेंट फंड में तो आपके लिए बनाया गया है जनरल प्रोविडेंट फंड। वहीं अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करना है इन प्रोविडेंट फंड तो आपके लिए वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड बनाया गया है। तो इस वीडियो में उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड होते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर के लिए सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं तो पीएफ या फिर प्रोविडेंट फंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप लंबे समय तक इन्वेस्ट कर कर लंबा कॉर्पस या फिर ज़्यादा कॉर्पस जमा कर सकें और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप ले सकें। तो अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। अगर आपको इन डिटेल समझना है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, कौन से एज ग्रुप के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत सही होगा, अगर आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और अपने पैसे को डबल और ट्रिपल और 10x बढ़ाना है और कैसे सही तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी जानकारी के लिए आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है जिसके बारे में आपको जानना है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।